ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जहाँ पे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसको, जो हमारे आरआरबी जेई एग्जाम के लिए, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग ने ऑलरेडी 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुका है। अराउंड 60 क्वेश्चंस हम लोग ने कर लिए। आज की क्लास में हमारा टारगेट रहेगा कि हम लोग अपने नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस करके 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लें। और ये 100 क्वेश्चंस कहाँ से हैं? तो ये 100 क्वेश्चंस हैं हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। ठीक है। ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड है, मैं उसको आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक। तो आप लोग का काम क्या है? आप लोग का काम है कि भाई सेशन को थोड़ा सा लाइक शेयर करना है। और प्लस एक और चीज़ है कि आप लोग ने, जैसे कि हम लोग आज समझ लो 30 क्वेश्चंस या 40 क्वेश्चंस करते हैं, तो आपने कितना उसमें आउट ऑफ 30 में, आपने 40 में आपने 30 स्कोर किया, 35 स्कोर किया, आपने कितना स्कोर किया, ये आप अपना हमको कमेंट में मेंशन करिए। ठीक। कोई डाउट है तो उसको कमेंट में लिखिए, है ना। हम उसको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना सेशन, और कोशिश करते हैं हमारे नेक्स्ट 40 क्वेश्चन हम लोग आज जल्दी जल्दी सॉल्व कर लें। Just a minute। 60, 60, 59, 60। हाँ, कंडक्टिविटी के बारे में बात कर लिया था हम लोगों ने। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन यहाँ से। ओके, ठीक है। थोड़ा सा रिपीटेड क्वेश्चन, एक दो रिपीटेड क्वेश्चन हो जाते हैं बीच बीच में, तो इतना उसको माइंड नहीं करेंगे। बट आएगा तो हम लोग फिर से डिस्कस कर लिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ। तो फ्यूज वायर किसका बना होता है? तो फ्यूज वायर बना होता है लेड और टिन एलॉय का। लेड और टिन एलॉय का। फ्यूज की प्रॉपर्टीज, फ्यूज वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? तो फर्स्ट थिंग इज दैट द फ्यूज वायर शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज वायर शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, है ना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉपर और नाइक्रोम का नहीं होता है लो मेल्टिंग पॉइंट, ना एल्यूमिनियम का। तो हमारे लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे लीड और टेन एलॉय है। वैसे भी हम लोग इसी का यूज करते हैं, है ना। रिवायरेबल फ्यूज की बात कर रही है। ठीक। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट पे हम लोग ने ऑलरेडी थोड़ा डिस्कशन किया हुआ है ना। तो हम लोग जान रहे हैं कि 3 टाइप के हमारे पास मटेरियल होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट वो हैं जो क्या हो जाते हैं, जिनका रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है? एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। किसके केस में होगा? तो ये मेटल्स के केस में होगा। सॉरी। अगला है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस मस्ट डिक्रीज। रेजिस्टेंस हमारा कम होना चाहिए। तो ये हमारे किसके केस में होता है? इंसुलेटर के केस में होता है। और किसके केस में होता है? एंड सेमीकंडक्टर्स के केस में। ठीक। तो आंसर हमारा क्या आएगा? देखिए, हमारा क्वेश्चन था कि सेमीकंडक्टर क्या है, तो सेमीकंडक्टर हमारा क्या है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ठीक। ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन हमारा, है ना। तो हम लोग ने यहाँ से देख लिया, और भी बहुत सारी चीज़ों को देख लिया है कि पीटीसी क्या है, एनटीसी क्या है, जेडटीसी क्या है। मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर्स में जेडटीसी के एग्जाम्पल भी बताए थे। किसी को याद है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, है ना। ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ। तो पीटीसी के क्या एग्जाम्पल्स हैं, कौन से, सॉरी, जेडटीसी के जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट के मटेरियल जो है हमारे, मतलब एकदम जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट तो नहीं है वो, बट नियर अबाउट दैट है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 64, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ। तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट है, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? नाइक्रोम का होता है, एल्यूमिनियम का होता है, टंगस्टन का होता है, निकल का होता है। तो देखो, जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट है उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए क्या? उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए हाई मेल्टिंग पॉइंट।
हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, है ना। हम लोग जो उसका रेजिस्टेंस है ना, ज़रूरी नहीं है कि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो तभी हम लोग उसको यूज़ करेंगे। तो रेजिस्टेंस हाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग रेजिस्टेंस हाई कैसे कर सकते हैं, जो भी हमारा फिलामेंट है, आप तो उसकी पहली बात लेंथ को इंक्रीज कर दो, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको डिक्रीज कर दो। आप देखे होंगे कि हमारे घर पे जो पहले के समय में बल्ब हुआ करते थे, उसके अंदर कुछ ऐसे 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 करके बहुत पतली सी वायर ऐसे गई रहती थी। उससे होता क्या था, एक तो ये जो एक सिंगल ऐसे स्ट्रेट वायर ना ले जाके करली करली ऐसे कर्ल करके ले जाने से क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज हो जाती है। सेकंड थिंग इज दैट बहुत ही पतली वायर होती है, इस वजह से क्या होता है, एरिया कम है, दिस मीन्स दैट इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो आई स्क्वायर आर ज्यादा होगा, आई स्क्वायर आर ज्यादा होगा तो क्या होगा, हमारा जो हीट प्रोडक्शन है, जो फाइनली वो किसके इन द फॉर्म ऑफ लाइट जो हमको देखने को मिलती है। तो आंसर है हमारा टंगस्टन। एक क्वेश्चन मैंने इस पे कराया था कि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, प्रीवियस लेक्चर में है, आप जाके देखेंगे इसको। ठीक है। लेक्चर्स आपको ना पूरे अटेंड करने हैं, आप देखो, मतलब मैं जो लेक्चर्स ले आता हूँ काफ़ी मैं सोच समझ के और काफ़ी एकदम कह रही एनालिसिस के साथ मैं क्वेश्चंस को लेके आता हूँ। ठीक है। जो मेरे क्वेश्चंस रहते हैं एकदम हैंड पिक्ड रहते हैं, बोलते हैं ना, हैंड पिक्ड। मतलब ऐसा नहीं कि बस उठाया, कोई भी बुक उठाया बोल दिया भाई ये क्वेश्चन छाप दो, वो क्वेश्चन लगा दो, ऐसा नहीं। क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूँ मैं, है ना। तो थोड़ी मेहनत आप भी करें और इसको सॉल्व करें, हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक। चले। The capacitor of a power factor correct capacitors for power factor correction are rated in। पहली बात तो ये पावर फैक्टर क्या है, तो पावर फैक्टर क्या होता है, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, करंट और वोल्टेज के बीच का जो कोसाइन ऑफ एंगल होता है वो हमारा पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट की क्यों जरूरत है, देखो क्योंकि अगर लो पावर फैक्टर रहता है ना तो हमारा जो बहुत सारे जो हम लोग पावर या आप कहना चाहिए एनर्जी को जो हम लोग देते हैं वो लूज हो जाता है। ठीक है। अब वो हम लोग कहाँ कैसे होता है क्यों होता है, ये हम लोग जो है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे किसमें, पावर सिस्टम के जब क्वेश्चन लगाएंगे तो। ठीक है ना। पावर सिस्टम के जो क्वेश्चन लगाएंगे तब वहाँ पे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए तो फिलहाल ये जान लो कि कैपेसिटर से जो पावर फ्रैक्शन करेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जनरली क्या रहते हैं, कैपेसिटर बैंक्स रहते हैं, कैपेसिटर बैंक्स बोला जाता है। और इसका जो रेटिंग रहता है ये किस में रहता है, केवीआर में। ठीक है, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। इसको हम लोग ये किसका यूनिट है, ये किसकी यूनिट है, केवीआर यूनिट किसकी है, ये होती है हमारी रिएक्टिव पावर की। ये किसकी यूनिट है, रिएक्टिव पावर की। किलोवाट किसकी यूनिट है, एक्टिव पावर की, एक्टिव पावर की। केवीए किसकी यूनिट है, केवीए एक्टिव रिएक्टिव जो बच्चा क्या है, एपरेंट। ठीक। अब पावर फैक्टर आप एक और तरीके से निकाल सकते हो, पावर फैक्टर का एक और फॉर्मूला होता है एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर। एक्टिव पावर होता है वी आई कॉस फाई, और एपरेंट पावर होता है वी इंटू आई। ये हो जाएगा पावर फैक्टर कॉस फाई। क्लियर। चलो जस्ट मिनट। क्वेश्चन नंबर 65। 4 ohm resistor having 3 ampere current will dissipate the power of। एक 4 ओम का रजिस्टर है, 3 एम्पियर की रेटिंग है, करंट फ्लो हो रही है इसके क्रॉस, कितना पावर डिसिपेट करेगा, तो पावर का तो फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर, चाहे आई स्क्वायर इंटू आर या वी इंटू आई। तो अपने पास क्या है, आई है आर है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आंसर आएगा आई स्क्वायर इंटू आर, दैट इज आई की वैल्यू 3 3 9 टू 436 वाट्स। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब ये कोई क्वेश्चन लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस क्या लगेंगे, बहुत इजी लग रहे हैं, सर ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे।
तो हाँ भाई, आपके जो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके इजी टू मॉडरेट लेवल के ही रखते हैं, है ना। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस ही रहते हैं आपके एग्जाम में। तो आपको इसी टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप जो बनाएंगे वो गलत नहीं करना है आपको। एग्जाम में आप जाओगे ना जब, तो आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आप कंफ्यूज होने लगोगे, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, आपको प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग रहनी चाहिए, ठीक। चलिए, द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज इन वेरिएबल कैपेसिटर इज जनरली। तो वेरिएबल कैपेसिटर क्या कैपेसिटर होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन ए बाई डी। तो आपके पास क्या है, देखो, एक तो पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज करनी, तो आप एरिया को चेंज करो। एरिया क्या है, एरिया ऑफ प्लेट जो कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा हो। ओवरलैप करने का मतलब, एरिया का मतलब ये नहीं होता कि एक प्लेट जो है अगर इतना बड़ा है और दूसरा प्लेट इतना छोटा सा है। दो प्लेट है ना भाई, हमारी मर्जी है प्लेट का साइज कुछ भी रखें। तो जो एरिया दो प्लेट एक दूसरे को जितना ओवरलैप कर रहा होगा सिर्फ उतना ही हमारा एरिया होता है। ये नहीं कि जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो भी हमारा एरिया। तो एरिया वैसा नहीं है, ठीक है ना। और ये होता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन देम। ये है डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आप इसको चेंज करके अपने कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। तो जो भी वेरिएबल कैपेसिटर होता है उसका जो सबसे बेस्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो हम लोग यूज कर सकते हैं वो क्या है। तो ना माइका है, ना सिरेमिक है, ना इलेक्ट्रोलाइट है। जो बेस्ट है वो यह है एयर। एयर इज द बेस्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विच कैन बी यूज्ड इन अ वेरिएबल कैपेसिटर। क्लियर, ठीक है। चले आगे फिर। और एयर की क्या है, एयर की खासियत होती है कि एयर डज नॉट आयोनाइज इजली। कोई भी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड लगेगी या जो भी कुछ लगेगा, इसके ऊपर अगर हम अप्लाई करेंगे तो एयर क्या नहीं होगा, आयोनाइज नहीं होने वाला है। ना आयोनाइज होगा, और अगर आयोनाइज नहीं होगा तो दो कंडक्टिंग प्लेट के बीच में एक कंडक्टिंग पाथ नहीं बनाने देगा ये, ठीक। ओके, चलिए, मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डज ए कैपेसिटर स्टोर, व्हाट डज कैपेसिटर स्टोर। कैपेसिटर क्या स्टोर करता है। तो हम लोग बात करते हैं कि क्या है, एनर्जी। कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है, सही बात है। बट एनर्जी किस फॉर्म में, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। बट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो है, ठीक है, बट एक्चुअल में क्या स्टोर करता है ये, तो ये चार्जेस को स्टोर करके रखता है, समझ रहे हैं? ये क्या करता है, चार्जेस को स्टोर करता है। कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। और इंडक्टर जो करता है, किसमें करता है, इंडक्टर जो है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। चले आगे। पावर कंज्यूम्ड बाय प्योर इंडक्टिव सर्किट इज, एक प्योर इंडक्टिव सर्किट में, एक प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर कंज्यूम क्या होगी। तो ये जो प्योर इंडक्टिव सर्किट हो, चाहे प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो, इधर प्योर इंडक्टिव सर्किट हो या और प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो, ये दोनों के केस में जो हमारा पावर कंज्यूम्ड होता है वो क्या होगा, पावर कंज्यूम्ड इज जीरो। और ये कौन से, हम लोग कौन से पावर की बात कर रहे हैं, तो ये हम लोग बात करते हैं एवरेज पावर की। एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज जीरो, ठीक। अगर देखो, अब एवरेज पावर की बात अलग होती है और इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस पावर की बात डिफरेंट है। तो इंस्टेंटेनियस पावर के केस में क्या होगा वो हम लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन मैं इसमें लाया हूँ, अच्छा है ना। बट अगर हमसे कोई पूछे कि एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है और एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, उन दोनों के केस में जो हमारा पावर कंज्यूम रहता है वो क्या रहता है, जीरो रहता है, ठीक। पावर कहाँ पे कंज्यूम होता है, तो पावर होता है रेजिस्टेंस जहाँ पे होगा वहां पे पावर कंज्यूम होगा, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70। कैपेसिटर ब्लॉक्स, कैपेसिटर क्या चीज को ब्लॉक करता है,
तो कैपेसिटर क्या दिखाता है? क्या हो गया? एक मिनट ना। हम्म, हम्म, कुछ कभी कभी बीच में रुक जाता है पेन वर्क करना। तो कैपेसिटर ब्लॉक, कैपेसिटर क्या दिखाता है? कैपेसिटर होता है, क्या दिखाता है हमको? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, या हाँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या चीज़ है? कैपेसिटी है 1/2 पाई एफ सी। क्लियर है? अब क्योंकि इन केस ऑफ डीसी, इन केस ऑफ डीसी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जीरो। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो है तो एक्सी क्या हो जाएगा? 1/0, दैट इज इनफाइनाइट, दैट इज इट विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट के जैसा बिहेव करेगा। अब क्योंकि ये ओपन सर्किट के जैसा बिहेव कर रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है? डीसी को ब्लॉक कर रहा है। इसी इसकी इसी बोलना चाहिए स्पेशलिटी की वजह से हम लोग इसको कैसा क्या यूज करते हैं, एज अ फिल्टर भी यूज करते हैं। कैपेसिटर फिल्टर, कैपेसिटर फिल्टर होता है, इंडक्टर फिल्टर होता है, एलसी फिल्टर होता है, पाई फिल्टर होते हैं, है ना? ये सब होते हैं। एलसी फिल्टर में क्या होगा? पहले एक इंडक्टर होगा और फिर क्या होगा? यहाँ पे एक कैपेसिटर होगा। एक इंडक्टर होगा और यहाँ पे एक कैपेसिटर होगा। यहाँ से आप इनपुट देंगे, यहाँ से आपको क्या मिलेगा? ए सी प्लस डी सी जो भी आ रहा होगा। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? डीसी मिलेगा। ठीक है? तो ये फिल्टर होता है। कभी एग्जाम में पूछ लेता है पाई फिल्टर क्या होता है, तो पाई फिल्टर कुछ ऐसा होता है, एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर यहाँ, एक कैपेसिटर यहाँ। ठीक। ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं फिल्टर को? फिल्टर कहाँ पे यूज होंगे? तो जब आप रेक्टिफायर पढ़ोगे ना, और भी जगह यूज होते हैं, लेकिन जब आप एक रेक्टिफायर पढ़ोगे आपके सिलेबस में जहाँ पे आएगा, तो रेक्टिफायर क्या प्रोड्यूस करता है? रेक्टिफायर प्रोड्यूसेस पल्सेटिंग डीसी। रेक्टिफायर क्या प्रोड्यूस करता है? पल्सेटिंग डीसी प्रोड्यूस करता है। मीन्स उसके अंदर पल्सेटिंग डीसी का मतलब होता है डीसी तो है, प्लस उसके अंदर एसी का स्मॉल पार्ट होता है। कुछ ना कुछ एसी के भी कंपोनेंट्स उसके साथ रहते हैं। ठीक है? उसके संगति का असर हो जाता है, एसी के संगति का असर पड़ने लगता है डीसी पे। तो इस एसी को फिल्टर आउट करने के लिए हम लोग फिल्टर यूज करते हैं। वही मैं ये फिल्टर बता रहा था। और उसके अंदर हम लोग कैपेसिटर, इंडक्टर सबका यूज करते हैं। ठीक है? चलो आगे। एंड इंडक्टर ब्लॉक्स, इंडक्टर क्या चीज को ब्लॉक करता है? तो देखो इंडक्टर के केस में जो एक्सएल होता है, ये क्या होता है? 2 पाई एफ एल। क्योंकि इन केस ऑफ डीसी, इन केस ऑफ डीसी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जीरो, तो एक्सएल की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो क्या करता है ये? बिहेव्स एज अ शॉर्ट सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव करता है। तो ये क्या करता है? डीसी को इजीली पास होने देता है। इजीली पास, तो ब्लॉक किसको करेगा? एसी को। क्यों? क्योंकि भाई एसी में कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, और जब भी आप उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप पुट करोगे, तो दिस मीन्स दैट ये कुछ ना कुछ क्या दिखाएगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस शो करेगा, है ना? तो उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है। तो इसी कारण जब भी हम लोग फिल्टर बनाते हैं, तो फिल्टर में क्या रहता है हमारा? एक तो हम कोशिश करते हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी में हमको फिल्टर अगर यूज कर रहे हैं, तो एक्सएल मतलब इंडक्टिव फिल्टर यूज करने हैं। उससे क्या होगा? फ्रीक्वेंसी जब बहुत ज्यादा होगी तो हमें इंडक्टेंस की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कई जगह पड़ती है। ठीक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी करंट इज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। डीसी सर्किट कुछ भी हो तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जीरो। पावर फैक्टर ऑफ डायरेक्ट करंट इज। पावर फैक्टर क्या चीज है? पावर फैक्टर मैंने अभी आपको बताया भी था। पावर फैक्टर इज कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट।
therefore पावर फैक्टर क्या हो जाता है, क्योंकि एसी डीसी के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहते हैं, कोई ना किसी को लीड करता है ना लैग करता है, फेज डिफरेंस दोनों के बीच में जीरो होता है, दैट इज कॉस जीरो, और कॉस जीरो क्या होगा हमारा, वन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूनिटी पावर फैक्टर। क्लियर? चलिए, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट पासिस करंट इज कॉल्ड। किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से करंट को वो इजिली पास होने देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस। ठीक, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है, जी। ये जो रेजिस्टेंस होता है हमारा, इसका रेसिप्रोकल है। ठीक, जी की जो यूनिट होती है वो किस में होती है, जैसे कि रेजिस्टेंस की यूनिट किस में होती है, ओम में, तो जी कंडक्टेंस की यूनिट किस में होती है, मोह में। मोह कहिए या सीमेंस कहिए या ओम इनवर्स जो कहना चाहिए। ठीक, सिंबल ऐसा होता है उल्टा ओम। ठीक है ना। रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस इज, कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल अभी अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक, रिएक्टेंस क्या चीज है, रिएक्टेंस होता है जेड, और रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होगा, ये होगा एडमिटेंस, सॉरी इम्पिडेंस, इम्पिडेंस का रेसिप्रोकल एडमिटेंस होता है। एडमिटेंस इसको हम लोग वाई से शो करते हैं, इज इक्वल टू वन अपॉन जेड, इम्पिडेंस। ठीक है, रिलक्टेंस और रिएक्टेंस। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। A wire bound resistors are formed by using by the wire वाइंडिंग वायर ऑफ, देखो वायर बाउंड रेजिस्टेंस जब भी हम लोग बनाते हैं तो हम लोग किसका यूज करते हैं, तो हम लोग उसमें यूज करते हैं मैग्नीन या यूरेका का। यूरेका मतलब क्या, यूरेका मतलब क्या होता है, यूरेका मतलब होता है कांस्टेंटेन। ठीक, अब एग्जाम में क्योंकि ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए एक और अच्छा क्वेश्चन मैं बताता हूँ। क्या क्वेश्चन बताता हूँ आप लोग के लिए, कि आप लोग का जो ये टंगस्टन है, नाइक्रोम है, टंगस्टन का सिंबॉलिक फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू। ठीक, क्यों डब्ल्यू बोलते हैं ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, टंगस्टन पूछ सकता है एग्जाम में। अभी हम लोग बात करते हैं मैंगनीन और कॉन्स्टेंटाइन की। मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटाइन। मैंगनीन जो है वो क्या है, मैंगनीन हमारे दो चीज से मिलकर बना होता है, कॉपर, निकल और मैंगनीज। कॉपर, निकल और मैंगनीज। ठीक, कॉपर, निकल और मैंगनीज। कॉन्स्टेंटन किससे बना है, कॉन्स्टेंटन बना है कॉपर से और निकल से। कॉपर कितना परसेंट, तो कॉपर रहेगा अराउंड 55%। निकल कितना परसेंट, निकल रहता है 45%। मैंगनीन के केस में कॉपर क्या होता है, मैंगनीन के केस में जो हमारा कॉपर रहता है ये 86% रहता है, निकल करीब 12% करीब रहता है, और मैंगनीज जो है वो 2% करीब रहता है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, मैंगनीज 12% रहता है, निकल 2% रहता है। ठीक है, ये होता है हमारा दोनों का कंपोजिशन, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटाइन। मैंगनीन जो है हमारे क्या है ना, पोटेंशियोमीटर जो हम लोग सुना होगा, पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर को बनाने में हम लोग यूज करते हैं इसका, मतलब उसमें जो रेजिस्टर बनता है, जो रेजिस्टेंस हम लोग बनाते हैं वो किसका मटेरियल का बना होता है, वो पोटेंशियोमीटर से बना होता है, सॉरी वो मैंगनीन से बना होता है। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन।
हीट इन द कंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड ऑन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो हीट प्रोडक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, बताइए। हीट प्रोडक्शन इज ड्यू टू, क्या रिएक्टेंस की वजह से होता है, क्या नहीं, ना कैपेसिटेंस की वजह से होता है, ना इम्पिडेंस की वजह से होता है किसकी वजह से है हीट प्रोडक्शन, केवल रेजिस्टेंस की वजह से, वो भी क्यों, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ये हीट का फॉर्मूला है। ठीक, अगर इम्पिडेंस भी है तो इम्पिडेंस भी क्या होता है, Z इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, तो इसमें भी सिर्फ ये रेजिस्टेंस की वजह से ही क्या होता है, हीट प्रोडक्शन होता है, इसकी वजह से नहीं होता। क्लियर, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है टू बल्ब ऑफ 500 वॉट एंड 200 वॉट रेटेड एट 250 वोल्ट। ठीक है भाई, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस रेशियो, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमको पता है क्या होता है, पता है पी स्क्वायर बाई, सॉरी वी स्क्वायर बाई पी, वी स्क्वायर बाई पी। अब क्योंकि दोनों कितने के लिए हैं, दोनों रेटेड है 250 वोल्ट के लिए, दोनों का वी क्या है, सेम है, दोनों का वी क्या है, सेम है, तो आर वन इज इक्वल टू, वी वन की जरूरत नहीं है, वी स्क्वायर बाई पी वन, और आर टू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी टू। हमको क्या बोला, रेजिस्टेंस का दोनों का रेशियो, तो आर वन बाई आर टू निकालना है। ये क्या आएगा, वी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाना है, यहाँ से आएगा पी टू, पी वन का पी नीचे, पी टू का ऊपर, हो जाएगा पी टू बाई पी वन, पी टू कितना है 200, पी वन कितना है 500, ये जीरो जीरो गया 2/5, ऑप्शन नंबर बी 2/5। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, सिंपल वन लाइनर टू लाइनर जो क्वेश्चन हमारे होते हैं ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलें आगे, चलिए जल्दी जल्दी हम लोग को क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बट आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है ना। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप जो बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन, मैं एकदम ही टफ क्वेश्चन बना रहा हूँ, कोई बच्चा सोच रहा है अगर कि मैं बहुत ही टफ टफ क्वेश्चन बना लेता हूँ भाई, मैं तो आईएएस गेट के क्वेश्चन लगा दे रहा हूँ, तो देखिए उसका ठीक है, आपको कहीं और फायदा हो सकता है बट यहाँ तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि टफ क्वेश्चंस पूरे के पूरे एग्जाम में टफ नहीं आने वाले, मुश्किल से 10 ही क्वेश्चंस जो रहेंगे और टफ रहेंगे, बाकी जो रहेंगे वो इजी टू मॉडरेट रहेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ उससे, है ना? तो उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को रखिएगा। ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू, ओम्स लॉ किसको एप्लीकेबल होता है भाई, ओम्स लॉ लीनियर सर्किट में एप्लीकेबल है। हम्म, तो हाई वोल्टेज हो चाहे लो वोल्टेज सर्किट हो, ओम्स लॉ एप्लीकेबल है। कार्बन रजिस्टर, रजिस्टर है तो एप्लीकेबल है ही है, कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, वैक्यूम ट्यूब। नॉन लीनियर सर्किट, सॉरी, नॉन लीनियर सर्किट जो रहते हैं हमारे, वैक्यूम ट्यूब हो गए, पीएन जंक्शन डायोड, जो नॉन लीनियर एलिमेंट हो गए, बीजेटी फेट मॉसफेट, ये सब में भी हमारे क्या नहीं होता, ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता। क्लियर, आगे, रियल करंट सोर्स हैज, रियल करंट सोर्स, मैंने आपको बहुत ही आई थिंक पहली क्लास थी, पहली क्लास में बताया था करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स के बारे में। तो जो एक रियल करंट सोर्स होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, ठीक, ये आइडियल नहीं है, क्वेश्चन का ध्यान से पढ़िएगा आप, ये आइडियल करंट सोर्स नहीं है, है ना। आइडियल करंट सोर्स अगर हमसे पूछता तो हम कहते हैं कि आइडियल करंट सोर्स का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, इनफाइनाइट, क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक, बट ये क्या है, रियल करंट सोर्स है, तो इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर रहता है लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर, तो जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस हो नहीं सकता क्योंकि जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियल वोल्टेज सोर्स का होता है। ठीक है, इन्फानाइट का इंटरनल रेजिस्टेंस तब होता है जब ये आइडियल करंट सोर्स होता है। अब क्योंकि आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फानाइट होता है तो प्रैक्टिकल का क्या होता होगा, बहुत ज़्यादा होता होगा, कोशिश करता होगा कि वो आइडियल बने, इस वजह से लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, आ जाओ आगे। अब वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर आर यूजुअली मेड अप ऑफ, जो वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर रहते हैं वो किसके बने होते हैं,
वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर्स क्या होते हैं? वो रजिस्टर्स जो सडन पीक या स्पाइक ऑफ वोल्टेज पे हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने के काम होते हैं। तो जैसे भी इसमें क्या होगा, एज द वोल्टेज इंक्रीजेस तो क्या होगा, और रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। और नॉर्मल ऑपरेशन में जैसे कि वोल्टेज जब कम रहता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हमारे क्या काम आता है, बाईपास के रेजिस्टेंस बनाता है, बाईपास रेजिस्टेंस बनाने के काम आ जाता है। तो इन केस ऑफ सर्ज हो गया, इन केस ऑफ ओवर वोल्टेज हो गया, जो कि बहुत ही मोमेंट्री होता है, बहुत ही कम समय के लिए, क्षणिक बोलते हैं जिसको हम लोग, वो क्या कर लेता है, उससे हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को प्रोटेक्ट कर लेता है। कौन से मटेरियल का बना होना है भाई? तो मटेरियल याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिलिकॉन कार्बाइड का बना होना है इसको। ठीक है। हम्म, चले आगे। लेंस लॉ इज एन कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो लेंस लॉ किसकी वजह से आया? लेंस लॉ आया इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर? तो लेंस लॉ क्या होता है? हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सिक्वेंस है। नेक्स्ट 83, with one leg of a parallel circuit is opened out the total current will, देखो क्या है, पैरेलल सर्किट में क्या होता है, आप जितने ज़्यादा रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में कनेक्ट करते जाओगे, उतना जो ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, ओवरऑल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, कम होती जाती है। ठीक है। जितना आप पैरेलली और रेजिस्टेंस कम लगाते जाओगे, ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो क्या होती है, कम होती जाती है। अब अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, दिस मीन्स दैट करंट की वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन अगर बाई चांस इसमें से भी क्या हो गया, कोई एक रेजिस्टेंस को हम लोगों ने ओपन कर दिया, हटा दिया यहाँ से, तो अब क्या होगा, पहले के कंपैरिजन में अब रेजिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगा, थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज। ठीक। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों तो सेम ही टाइप के हैं, तो दोनों ही सही है, चाहे आप इसको रेड्यूस कर लो चाहे आप इसको कह लो डिक्रीज, ये डिक्रीज होता है। ठीक है। और पैरेलल रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है कि जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा छोटा होता है टू द, जो सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उससे छोटा होता है। जैसे मान लो यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 30 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो जब मैं इसको पैरेलली सॉल्व करूंगा तो जो मेरा आर इक्विवेलेंट आएगा वो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 3 से छोटा होगा। यही कहना चाहता हूँ मैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर फैक्टर ऑफ ए डायरेक्ट करंट इज, तो अभी और भी हम लोग ने बनाया था, क्या होता है, यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस, अरे यार, ये भी हो चुका है, कैसे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन आज। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का उल्टा क्या होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। एडमिटेंस का उल्टा इम्पिडेंस, रिलक्टेंस का उल्टा परमियंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट दी रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ 50 वाट 100 वोल्ट पर, इसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, वी स्क्वायर बाई पी। वी क्या है, 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 50, तो 200 ओम, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन हैं जो एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, और ये बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल भी हैं जो मैं आपको करा दे रहा हूँ, ताकि आपको किस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे इस पर भी कोई डाउट ना रहे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्या, अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, 12 ओम का है,
उसको हम लोग ने इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में बेंड कर दिया, मतलब इसका हर एक साइड जो है, इसका अब हर एक साइड है हम्म, ये कितने का होगा, 4 ओम का होगा, ये 4 ओम का होगा, ये 4 ओम का होगा। अब किसी भी एक साइड से बोल रहा है कि किसी भी दो पॉइंट से आप क्या निकाल के बताओ, रेजिस्टेंस निकाल के बताओ। तो ए बी क्या हो जाएगा, 8 पैरेलल में 4 का, 4 + 4 सीरीज में सॉल्व करोगे 8, 8 पैरेलल ऑफ 4, ये आ गया हमारा 8 4 32 और 8 4 12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3। ठीक, तो 8/3 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जितने जल्दी मैं सॉल्व कर लेता हूँ इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को, आप भी उतने जल्दी जल्दी सॉल्व कर पा रहे होगे, है ना। मैं यहाँ पे आपको ये टाइम नहीं दे रहा कि आप ये क्वेश्चन बना के बताओ, आपके पास है भाई, आप क्वेश्चन देखो, वहीं पॉज कर लो, आप आंसर तुरंत निकालो, चेक कर लो कि जो मेरा आंसर आया वो आपका आंसर आया या नहीं आया। अगर आ गया तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड है ना। बट फिर भी आप सॉल्यूशन देख लो, क्या पता मैं कुछ उसमें और आपको चीज़ें बताऊँ, क्योंकि जनरली मेरी आदत रहती है कि मैं बहुत सारी चीज़ें जो उससे रिलेटेड होती है मैं आपको बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन बता रहा है कि 100 वॉट 100 वोल्ट लैम्प इज ऑपरेटेड ऑन इज टू ऑपरेट ऑन 250 वोल्ट सप्लाई। भाई 250 वोल्ट सप्लाई में हमको इसको ऑपरेट कराना है, जो मेरा बल्ब है अभी बेचारा नाजुक है, उतने ज़्यादा हाई वोल्टेज पे वर्क करने के लिए नहीं बना हुआ है। कितने पे वर्क करता है, तो ये इसके अक्रॉस 100 वोल्ट का ही पोटेंशियल है, झेल पाएगा, उससे ज़्यादा रहेगा तो खराब हो जाएगा। तो मुझे इसके साथ सीरीज में क्या लगाना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस को देना पड़ेगा। अब हमसे पूछ रहा है कि भैया मैं तो अप्लाई करना चाहता हूँ 250 वोल्ट, लेकिन आपका बल्ब अप्लाई करने नहीं दे रहा है। तो हमने कहा कि यार एक काम कर लो, आप एक रेजिस्टेंस लगा लो, ठीक है ना, आप एक रेजिस्टेंस लगा लो। अब वो पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, तो अब मेरी जिम्मेदारी है भाई रेजिस्टेंस की वैल्यू बताना उसको, है ना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है V²/P। तो मैं पहले तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लूँ, तो V² हो गया 100 × 100 डिवाइड बाई 100, ये आ गया मेरा 100 ओम। ये हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, तो मैं एक चीज़ जान जाऊंगा कि यहाँ से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू क्या है, मुझे अब ये निकालना है। तो आई करंट क्या होगा, आई करंट होगा V/R, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है 100 का, हमने रेजिस्टेंस दिया 100, कितना हो गया 1 एम्पियर। ठीक, तो इसका मतलब ये पूरे सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, इस सर्किट में पूरे करंट फ्लो हो रही है 1 एम्पियर। ठीक है। अब हमको मालूम है कि जो वोल्टेज होता है V इज इक्वल टू आई आर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 250 इज इक्वल टू, करंट क्या है 1, आर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ऑलरेडी निकल चुका है 100। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज इक्वल टू 250 माइनस 100, 150 ओम। आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, आ रहा है, बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, 88, 88 क्वेश्चन पढ़िए। 88 क्वेश्चन कह रहा है थ्री रेजिस्टेंस है, तीन रेजिस्टेंस है, 30 ओम का, 15 ओम का, 5 ओम का, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस विल बी। मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होता है तो वो उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस हमेशा उसमें दिए गए सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा आएगा उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 से लेस, 5 से लेस, तो ऑप्शन दे दिया <5। कई बार आपको वैल्यू नहीं देगा, सीधा क्या लिख देगा, बाकी सब वैल्यू 5 से ज़्यादा लिख देगा। मान लो 30 ओम, 15 ओम, 10 ओम, और यहाँ लिख देगा क्या 4 ओम। तो आपको खुद ही पता होना चाहिए कि भाई सबसे कम का जो रेजिस्टेंस है वो खुद ही 5 का है, तो उससे तो कम होगा ही होगा किसी भी केस में। तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, हमारे गलत हो जाएंगे ऑप्शन, बट यहाँ पे तो सिंपल ऑप्शन है, <5। ठीक।
200 watt and 100 watt bulb meant to be operate on 220 volt are connected in series, ठीक है। When connected to a 220 volt, the power consumed by them will be, पावर कंज्यूम तो मतलब टोटल पावर हम लोग को निकालना है यहाँ पे। टोटल पावर इज इक्वल टू P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2। ये जो मैंने टोटल पावर निकाला है ये कौन से केस में काम करेगा, जब दो आपस में बल्ब या जो भी पावर के सोर्स है वो आपस में सीरीज में होंगे तो ओवरऑल पावर हम लोग का ऐसे ही निकलता है। ठीक, ये होगा क्या, 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 300। ठीक, 200/3, 100/3 होता है 33.33, इंटू 2 करेंगे तो 66.66। सबसे नियरेस्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। देखो हम लोग ने बहुत जल्दी, कितना जल्दी यार, कितना ही टाइम हो रहा होगा, मेरे ख्याल से ये 40 मिनट्स होने को आ रहे हैं ना। तो मैं तो क्वेश्चन भी पढ़ता हूँ, इधर उधर की बातें भी करता हूँ। हमने 40 मिनट में 30 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, अच्छा स्ट्राइक रेट है हमारा। द हीट प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक हीटर इज टर्म्ड एज, इलेक्ट्रिक हीटर जब भी एक हीट प्रोड्यूस करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो मैंने अभी अभी आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था कि एक पावर क्या होता है, एक्टिव, रिएक्टिव एंड एपरेंट पावर। उसी एक्टिव पावर को भी हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू पावर। ठीक है ना। तो एक्टिव, रिएक्टिव, एपरेंट, एपरेंट पावर इज इक्वल टू एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर। ठीक, अब हीट प्रोडक्शन जो है, अब बताएंगे यार, क्या बताएगा ये ट्रू है, ट्रू पावर बताएगा। क्लियर है, ये क्या बताता है हमको, ट्रू पावर बताता है। ओके, चलिए हम लोग जल्दी जल्दी अपने कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस भी आपको पढ़ा चुका है, समझा चुका है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ओरिजिनेट एट नेगेटिव चार्ज, आर क्लोज लूप। क्लोज लूप तो कभी नहीं होते, मैंने आपको ये चीज बताई थी। ओरिजिनेट एट पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट पॉजिटिव, पॉजिटिव पे ही ओरिजिनेट होकर टर्मिनेट नहीं होता। नेगेटिव पे ओरिजिनेट नहीं होता, ओरिजिनेट हमेशा कहाँ होता है, ओरिजिनेट एट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होता है, नेगेटिव चार्ज पे जाके क्या होता है, टर्मिनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल टू डू वर्क इज नोन एज, किसी चार्ज पार्टिकल की वह एबिलिटी जिससे वो वर्क करता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी स्टोर्ड विल बी लीस्ट इन, सबसे कम एनर्जी किसमें स्टोर होती है। कॉइल मतलब इंडक्टर, इंडक्टर मतलब अच्छी एनर्जी स्टोर होती है। कैपेसिटर और इंडक्टर हम लोग यूज ही करते हैं एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस के लिए। तो बचा क्या, रजिस्टर। रजिस्टर क्या करता है, हमेशा एनर्जी डिसिपेट करता है, कभी एनर्जी को क्या नहीं करके, स्टोर करके नहीं रखता है। क्लियर है, चलो, अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एन एनर्जी सोर्स डिलीवरिंग डीसी करंट 25 और इतना। ठीक है, if it emits 22.5 kilojoule of energy then determine the voltage drop। ठीक है, कुछ खास नहीं है। वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन कितना हम लोग ने किया, इतनी एनर्जी एमिट हो रही है, मीन्स ये हमारा वर्क डन है। 2.5 इंटू 10⁻³ टाइम कितना लगा इसको, टाइम लगा कितना, 10। ठीक है, वर्क डन, अरे यार वर्क डन अपॉन टाइम नहीं, वर्क डन
वोल्टेज क्या होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिट टू एट पॉइंट। अब चार्ज कितना है? चार्ज क्यू, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू आई टी। तो यहाँ पे क्या आएगा? आई टी 2.5 इंटू 10 to the power 3 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10, जो हो जाएगा 25 इंटू डिवाइडेड बाई, ये आ गया, ये हमारा वर्क डन हुआ। ऑप्शन नंबर बी। हम्म, ये 2.5 था ना, 2.5 जब जाएगा नीचे तो एक और जीरो बढ़ेगा, ये कैंसल होके हो जाएगा 10। इतना ज़्यादा, वही मैं बोलूँ, इतना ज़्यादा तो नहीं दिखना चाहिए था। ये हो जाएगा हमारा 10 एम्पियर। क्लियर है? ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज। मैंने आपको उसमें बताया था कि जो एवरेज वैल्यू होती है पावर की, एवरेज वैल्यू ऑफ पावर, एवरेज वैल्यू ऑफ पावर जीरो होता है। किसके केस में? प्योरली इंडक्टिव सर्किट के केस में और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के केस में। लेकिन अगर हमसे कोई कभी पूछ दे कि भैया इंस्टेंटेनियस क्या होता है, क्या इंस्टेंटेनियस वैल्यू कुछ होती है, तो हाँ, इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमेशा होगी कुछ ना कुछ, और वो क्या रहेगी? हमेशा चेंजिंग होती रहेगी। कितनी है वो नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि ये चेंज होती है या नहीं होती। वो चेंज होती है, बिल्कुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर इज इक्वल टू, वर्क डन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी स्टोर बाय ए कैपेसिटर। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सी वी। सी वी की जगह में पुट कर दो तो हाफ क्या हो जाएगा? सी वी। ये हो जाएगा क्यू, क्यू वी बाई टू। ऑप्शन नंबर थ्री। ऑप्शन नंबर थ्री, क्यू वी बाई टू इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 97। तीन सारे कंडक्टेंस हैं, 0.5 सीमेंस, 0.1 सीमेंस, 0.5 और 0.1, 0.4 एंड 0.5 सीमेंस, कनेक्टेड इन पैरेलल। अब देखो, अगर ये हमारा कंडक्टेंस दिया हुआ है ना, अगर रेजिस्टेंस की जगह कंडक्टेंस दिया हुआ है, तो जो हम लोग ना कैपेसिटर के केस में फॉलो करते थे, पैरेलल रहेगा तो ऐड कर देना है, सीरीज में रहेगा तो फिर उसको वन बाई, जैसे कि पैरेलली सॉल्व करते हैं वैसे करते हैं। तो कंडक्टेंस दिया रहेगा तो सिंपल है, कैपेसिटर के टाइप का हम लोग को सॉल्व कर देना है। तीनों पैरेलल में, तीनों पैरेलल में है, इसका मतलब 0.1 प्लस 0.4 प्लस 0.5, ये हो जाएगा 1 ओम। हाँ 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 हाँ, ये 10 नहीं होगा, ये ना 1 ओम होगा। ओम को जीरो लगा दिए होंगे। 1 ओम ही करेक्ट आंसर है, और कोई छाने का ऑप्शन नहीं है। ठीक, चलिए, तो लास्ट हमारे तीन क्वेश्चन है, जल्दी हम लोग देख लेते हैं इसको। इन इंडक्टिव सर्किट व्हेन इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीजेस, एक्स एल एंड एल इंक्रीजेस द करंट। भाई अब सिंपल सी बात है, करंट इज इक्वल टू क्या होता है? वी बाई जेड होता है। तो जेड क्या चीज है? जेड बना हुआ है आर प्लस जे एक्स एल माइनस एक्सी। ठीक, अगर एक्सी है तो बढ़िया, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है, अगर मैं एक्सएल की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ, दिस मीन्स दैट मेरी जेड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जब जेड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मेरी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर्किट करंट विल डिक्रीज, सर्किट करंट विल डिक्रीज। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, अ रेजिस्टेंस है हैविंग रेटिंग 10 ओम, 10 वॉट इज लाइकली टू बी ए। ये तो वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस है। ठीक है, वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस किस मटेरियल का बना होता है? अब भी आज की क्लास में हम लोग ने देखा है। तो बैक करें और जाके चेक करें किस मटेरियल का बना होता है। ठीक,
चलिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड बाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड बाई, तो बेसिक है यार, तो कूलम्ब्स लॉ। क्या होता है कूलम्ब्स लॉ? ओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस Q1 और Q2, जो उसके रेस्पेक्टिव चार्जेस हैं। ठीक। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को सॉल्व करोगे 9 × 10⁻⁹। ठीक है, तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ होता है। इस पे क्वेश्चन हम लोग ने ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वाले देख चुके हैं। ठीक है, तो ये हम लोग ने आज अपने थर्ड क्लास में कंप्लीट कर लिया है। इसके जो हमारे टॉप 100 क्वेश्चंस हो गए, टॉप 100 क्वेश्चंस फॉर बेसिक्स कॉन्सेप्ट। जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके हम लोग ने टॉप 100 क्वेश्चंस किए हैं। अभी और क्वेश्चंस हैं, अभी और क्वेश्चंस धीरे धीरे करके हम लोग करते जाएंगे। फिर हम लोग डीसी से एसी की ओर बढ़ेंगे, है ना। ठीक। तो इसी तरीके से अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि सेशन कैसा लगा आपको। ठीक। दूसरी बात यह है कि आप लोग ने कितना क्वेश्चंस, जो हम लोग ने आज की क्लास में 40 क्वेश्चंस हम लोग ने बनाए, आप लोग ने कितने आप उसमें से सही किए, क्या गलत हुआ, और क्या बोलते हैं, आपने कुछ नया सीखा या नहीं सीखा, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए फिर तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। इसके आगे के जो क्वेश्चन हो गए हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में सॉल्व करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।